हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी फटाफट से, आप लोगों की बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टेड है। मतलब एक्चुअली ये आप लोग ना 9th-10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे इसके बारे में, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ जो पढ़ोगे वो इसके पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, है ना। परागण सुनने में तो बड़ा आसान लगता है। पॉलिनेशन एक बहुत ही नॉर्मल सी प्रोसेस हमें लगती है कि ये तो हमें आता है, ये हमसे बन जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं पढ़ने जैसा वगैरह वगैरह। लेकिन क्लास खत्म होने के बाद बाय गॉड आप ही बोलोगे कि मैडम ये सब चीजें हमें पहले पता नहीं थी, और क्या इतना भी कुछ होता है परागण में, पॉलिनेशन में। अभी तक तो आप लोगों को सिर्फ ये पता है कि परागण का मतलब परागकण का पुष्प के परागकोश से निकलना, एंथर से निकला और फिलामेंट के ऊपर, सॉरी क्या बोलते से स्टिग्मा के ऊपर जाके गिर जाना या वर्तिकाग्र पर पहुंच जाना, इसी प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। तुम लोगों ने सुना है कि परागण वायु के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है, किसी में स्वपरागण होता है, किसी में पर परागण होता है। ये सब आप लोगों को क्लियर है। मेरी आवाज वगैरह सारी चीजें, विजिबिलिटी सब क्लियर हो तो फटाफट से बता दो। वैसे तो मेरी स्क्रीन पे सब कुछ ठीक ठाक ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो चीजें तो आप लोग बता सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए बताइए, सब कुछ ओके है, सब कुछ ठीक है, आगे बढ़ जाएं। हम पढ़ रहे हैं परागण, हम पढ़ रहे हैं परागण। और आज आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस मैडम उठा के लेके आई हैं, आप लोगों को नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले ये बढ़िया सा गुड़हल का फ्लावर है और हमें पढ़ना है क्या, परागण। क्या पढ़ना, परागण, विच इज पॉलिनेशन। ठीक है, जब भी किसी भी फूल में ये रहा बेटा परागकोश, ये जो नीचे वाले हैं ये क्या है, परागकोश, और जो ऊपर पिंक कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ये है भाग, मादा भाग, और यहाँ होता है इस फूल का अंडाशय, और इसी अंडाशय यानी कि ओवरी के अंदर पाया जाता है बीजांड। ठीक है, गुड़हल का फ्लावर बढ़िया वाला मैंने आपके सामने बनाया है। इस गुड़हल के फ्लावर में ये आपको पिंक कलर के दल दिखाई दे रहे हैं, नीचे इसका बाह्यदल होगा, ये डंठल जिसमें ये फूल लगा हुआ है, ये लंबी जो ट्यूब आपको दिखाई दे रही है ये इसकी वर्तिका है बेटा, लंबी ट्यूब इसकी वर्तिका है। इसका ऊपरी पिंक कलर का हिस्सा जो 3, 4, 5, 6 दिखाई दे रहे हैं ये वर्तिकाग्र है, इसे हम स्टिग्मा कहते हैं। और जो नीचे येलो 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 वाला हिस्सा ये बहुत सारा होता है, यही होता है परागकोश, और परागकोश में जो बनते हैं वे होते हैं परागकण। ये सब चीजें आपको क्लियर है, ये सब आप लोगों को पहले से पता है। इसमें नया क्या मैडम आप बता रहे हो, तो नया ये कि अब मान लीजिए ये परागकोश परिपक्व हो गया, बढ़िया से तैयार है बनके, इसके अंदर परागकण बन चुके हैं बेटा, परागकण क्या है, बन चुके हैं। अब ये परागकोश फटेगा, परागकण इससे बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद इसके वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। कैसे पहुंचे, ठीक है, बाहर आने के बाद इसके वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। पहुंचने के लिए या तो इन्हें वायु का सहारा लेना है, या मधुमक्खियों का लेना है, चमगादड़ का, पक्षी का, चिड़िया का, या पानी वाले प्लांट है तो पानी का, कीट का, इन सब का ये सहारा लेंगे और परागकण कहाँ पहुंचेंगे, मादा भाग वर्तिकाग्र के ऊपर। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड परागण। इस प्रक्रिया को ही हम कहेंगे बेटा परागण। जब किसी भी पुष्प के मादा भाग यानी कि स्त्री केशर पर वर्तिका के ऊपर, सबसे पहले तो इसका जो नर भाग है, नर भाग जिसे हम कहते हैं परागकोश, परागकोश के परिपक्व होने के बाद पराग कणों का निकलना, इन पराग कणों का किसी भी माध्यम से पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना और फिर इसके अंडाशय के अंदर बीजांड तक पहुंच होती है। लेकिन अभी की कहानी ये है कि परागकोश फटा और परागकण बाहर आए और ये किसी प्रक्रिया के द्वारा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे। इसी प्रक्रिया का नाम है परागण यानी कि पॉलिनेशन। ठीक है, परागकोश के परिपक्व होने के बाद, अपनी एज को पूरा करने के बाद परागकोश का फटना, एंथर फटा बेटा,
सारे के सारे परागकण बाहर निकले, ये किसी न किसी माध्यम से पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके गिर गए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड परागण यानी कि पॉलिनेशन। डन। अब ये जो परागण है ये अलग अलग प्रकार का होता है और इसके मुख्यतः 3 प्रकार हैं। ठीक है, परागण जो है, पॉलिनेशन जो है बेटा, वो मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। ठीक है, परागण के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? तो पहला है बेटा स्वपरागण। स्वपरागण इज कॉल्ड ऑटोगेमी। आप इसे स्वयुग्मन भी कहते हैं, आप इसे स्वयुग्मन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसे? स्वयुग्मन भी कहते हैं। दूसरा है बच्चा, दूसरे नंबर पर जो है वो है सजात पुष्पी। सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण को सजात पुष्पी परागण को गिटोनोगेमी भी कहते हैं, गिटोनोगेमी भी कहते हैं। और तीसरे नंबर पे है बेटा पर परागण, जिसे आप क्रॉस पॉलिनेशन कहते हो, इसे हम एलोगेमी भी कहते हैं। एलोगेमी वो ऐसे लिख के देगा एलोगेमी क्या है, और तुम लोग अपना दिमाग खुजाते बैठे रहोगे। इनके जो इंग्लिश वर्ड हैं वो आपको अच्छे से याद करने हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। फर्स्ट इज ऑटोगेमी, सेकंड इज गिटोनोगेमी एंड थर्ड इज एलोगेमी। स्वपरागण को स्वयुग्मन कहा जाता है, दूसरा सजात पुष्पी होता है और तीसरा परपरागण। अब थोड़ा सा इमेजिन करो, थोड़ा सा कल्पनाओं में जाओ। आपके घर में बहुत सारे प्लांट्स लगे होंगे और अगर आप लोग गांव में हैं तो वहां तो भैया फूलों का भंडार होता है हमारे पास। मैडम खुद गार्डनिंग करती हैं, अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करते हो तो आपको दिखाई देगा मैडम खुद गार्डनर है। मेरे को बहुत शौक है फ्लावर्स का और मेरे गार्डन में बहुत सारे टाइप के फ्लावर्स लगे हुए हैं। इवन मैंने तो चिड़ियाघर भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो जो फ्लावर्स है ना वो प्रकृति की सबसे सुंदर रचना है बेटा। अब आप कल्पना कीजिए एक प्लांट है, उसमें एक ही फूल है और उस एक फूल में नर और मादा भाग दोनों उपस्थित हैं। तो मान लो इस एक फूल के परागकण यहीं से निकले और इसी के वर्तिकाग्र पर पहुंच गए। इस एक फूल के परागकण यहीं से निकले और इसके वर्तिकाग्र पे जाके गिर गए। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्वपरागण या स्वयुग्मन, जिसमें किसी पादप के एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम स्वपरागण कहेंगे। स्वपरागण के लिए जरूरी है कि पुष्प उभयलिंगी हो, उसमें नर और मादा भाग दोनों उपस्थित हो, नहीं तो इसके किसी और पे जाएंगे तो स्वपरागण नहीं होगा ना। इसके किसी और पे जाएंगे तो स्वपरागण नहीं होगा। आप स्वपरागण या स्वयुग्मन के लिए, ऑटोगेमी के लिए जरूरी है कि जो पुष्प है हमारा, जो फ्लावर है हमारा, उसमें मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों एक ही पुष्प पर उपस्थित हो। अगर ऐसा है तो स्वपरागण होगा और नहीं है तो नहीं होगा। जैसे मक्का आप लोगों ने देखा है, मेज। मक्का में जो ऊपर वाले फूल जो आती है, छोर जो आती है, जो ऊपर डंडी निकलती है जिसमें फूल आते हैं बेटा, वो उसका नर भाग है, मेल पार्ट है। फूल जो आ रहे हैं उन फूलों में बनेंगे परागकण। जो ऊपर तुम्हें दिखाई देते हैं वहां परागकण बनते हैं बेटा। ठीक है, जो ऊपर छोर निकलती है। फिर जहां से मक्के का वो निकलता है ना, जहां मक्का फलेगा वहां पे तुमने देखा होगा रेशे जैसी संरचनाएं निकलती हैं और मक्के का वो निकल के तैयार हो जाता है कि भैया इसी में मक्के के बीज बनेंगे। वो जो रचना होती है बेटा वो पुष्प का मादा भाग होता है और जो छोर बाहर निकलती है ना उससे, मक्के से बहुत सारे रेसे 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 बाल जैसा स्ट्रक्चर जो होता है वो उसका वर्तिकाग्र और वर्तिका होता है। वो उस पुष्प का क्या होता है? वर्तिकाग्र और वर्तिका होता है, जो हम लोग बड़े दिमाग खराब स्थिति में निकाल कर फेंकते हैं जब भुट्टे भुन के खाते हैं तो, है ना, वो रेशे हमें अच्छे नहीं लगते। तो
जो परागण है वो 3 प्रकार का है। पहले में मैंने आपको ये बताया कि एक पुष्प है, उसके ही परागकण निकलकर उसी के वर्तिकाग्र पे पहुंचेंगे तो हम इसे स्वपरागण कहेंगे। लेकिन अगर एक पेड़ पे 10-12 फूल हैं और किसी भी फूल का किसी भी फूल पे जाके गिर जाए, उसी पेड़ में एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर जाकर गिर जाए, तो ये होगा सजात पुष्पी परागण, दैट इज गिटोनोगेमी। ठीक है, ये होगा सजात पुष्पी परागण, दैट इज गिटोनोगेमी। लेकिन अगर एक प्लांट है लाल गुड़हल, दूसरा है सफेद गुड़हल, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, लाल गुड़हल का सफेद पे जाके गिर गया, सफेद का पीले पे जाके गिर गया, एक गुलाब का दूसरे गुलाब पे जाके गिर गया, तो जब ऐसा होता है कि प्लांट इधर का अलग है उधर का अलग है, इधर का परागकण उधर जाके गिर जाए, तो दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। इसे हम पर परागण कहेंगे बेटा, इसे हम एलोगेमी कहेंगे, याद रखिएगा। अब देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यारी पीपीटी लेके आई हूँ। वह प्रक्रिया जिसमें परागकोश से परागकण निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, हम इसे परागण कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें परागकोश से परागकण निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, परागण कहते हैं। परागण के प्रकार में सबसे पहला जो टाइप मैंने आपको बताया है, दैट इज स्वयुग्मन, स्वपरागण हम इसे कहेंगे। स्वपरागण की खास बात क्या है, इसमें मैंने आपको बताया कि एक ही पुष्प से परागकण निकलेंगे और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, इस प्रक्रिया को हम स्वपरागण कहते हैं। बट द थिंग इज कि स्वपरागण के भी 2 प्रकार हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। स्वपरागण के भी बेटा 2 प्रकार हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट यही है। ये तो तुम्हें पता है, स्वपरागण तुम लोग पहले से जानते हो, तो नया मैडम क्या पढ़ा रही है आपको यहाँ, तो ध्यान से देखिएगा। स्वपरागण में 2 प्रकार के पुष्प निर्मित होते हैं। एक वे फूल होते हैं जो नॉर्मली, जैसे अभी तुम्हें गुड़हल का फूल दिखाया था खिला हुआ, ये है ना, ये खिला हुआ। अब इमेजिन करो कि ये पंखुड़ी खिली हुई नहीं है, बल्कि इनने इसको पूरा कवर करके रखी है, इस मादा भाग को पूरा कली अवस्था में ढक के रखी है, खिली ही नहीं, ये जो है ये खिली ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो फूल निर्मित होते हैं उन्हें हम कहेंगे क्लिस्टोगेम्स, उन्हें हम कहेंगे क्लिस्टोगेम्स। देखो, एक होते हैं उन्मील्य परागणी पुष्प, एक होते हैं उन्मील्य परागणी पुष्प जिन्हें चास्मोगेमस कहा जाता है। ये जो फूल होते हैं बेटा, ये नॉर्मली बाकी फूलों की तरह ही होते हैं, बाकी फूलों की तरह ही खिलते हैं और इनमें स्वपरागण हो सकता है। लेकिन अगर पुष्प का दूसरा प्रकार आप देखोगे स्वपरागण के लिए, तो दूसरे फूल होते हैं अनुन्मील्य परागणी पुष्प, जिनको क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं, क्लिस्टोगेम्स कहोगे या क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहोगे। ये वे फूल होते हैं बेटा जो जीवन में कभी नहीं खिलते, जो जीवन में कभी नहीं खिलते। इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, वायोला, कोमोलिना, ऑक्जेलिस, ये जो होते हैं ये वे फूल होते हैं जो जीवन में कभी नहीं खिलते। इनमें दोनों प्रकार के फूल हैं, खिल भी सकते हैं, नहीं भी खिल सकते। यही फूल खिल जाएंगे तो आप उन्हें उन्मील परागणी कहोगे, यही फूल जब नहीं खिलेंगे तो आप उन्हें अनुन्मील परागणी क्लिस्टोगेमस कहोगे। तो इनमें सदैव स्वयुग्मन होता है और बिना परागकण के भी बीज बन जाते हैं। किनमें? क्लिस्टोगेमस। क्लिस्टोगेमस की पहचान है कि ऑलवेज इनमें स्वपरागण होगा, हमेशा इनमें स्वपरागण या स्वयुग्मन होगा और ये बिना परागकण के भी बीज बना लेते हैं, बिना परागण के भी बीज बना लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, वह प्रक्रिया जिसमें परागकोश के फटने के बाद परागकण निकलते हैं। इतना गंदा डायग्राम मैडम ने कभी नहीं बनाया। परागकोश के फटने के बाद परागकण निकलते हैं, पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और फिर वर्तिकाग्र पर पहुंचकर ठहर जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड परागण। इस प्रक्रिया को ही हम पॉलिनेशन कहते हैं। परागण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपरागण या स्वयुग्मन। पहला होता है बच्चा स्वपरागण या
स्वयुग्मन। अब इसमें क्या होता है, तो ये विशेष है, इसे ऑटोगेमी कहोगे आप, जिसमें एक ही पुष्प है, उस एक पुष्प के पराग कोश के फटने के बाद उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब परागकण पहुंचे हैं तो इसे स्वपरागण कहेंगे। लेकिन स्वपरागण या स्वयुग्मन के भी दो प्रकार हैं। पुष्प के आधार पर इसके कितने प्रकार हैं, दो। फर्स्ट इज उन्मील परागणी पुष्प, जिन्हें चास्मोगेमस फ्लावर्स कहेंगे। ये वे फूल होते हैं जो नॉर्मली बाकी फूलों की तरह खिल जाएंगे और इनमें स्वपरागण होगा। दूसरे होते हैं अनुन्मील्य परागणी, जिन्हें हम क्लिस्टोगेमस कहेंगे। ये वे फूल होते हैं जो जीवन में कभी नहीं खिलते, पूरा जीवन कली अवस्था में रहेंगे, खिलेंगे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल बायोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना तो जब खिलेंगे ही नहीं तो बेटा दूसरे का आके परागण होने की प्रोसेस तो हो ही नहीं सकती। अब अगर ढक्कन बंद है, कवर खुला नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में होगा ये कि इसी पुष्प के परागकण इसी के वर्तिकाग्र पे बढ़ जाके गिर सकते हैं, बाकी दूसरे परागकण का आके मिलना पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान से देखिए एक बार पीपीटी, आपके सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो यहां तक हम आ गए। अब दूसरे प्रकार पे आते हैं बेटा। दूसरा है सजात पुष्पी परागण, गिटोनोगेमी। क्या बला है भैया सजात पुष्पी, तो सजात पुष्पी परागण का मतलब है कि एक पादप है, उसमें ढेर सारे पुष्प हैं, उन ढेर सारे पुष्प में से किसी एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंच जाए। प्लांट एक ही है, लेकिन उस एक प्लांट के एक फूल से परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पे पहुंच जाए तो दैट इज गिटोनोगेमी। हम इसे सजात पुष्पी परागण कहेंगे। परागण के 3 प्रकार हैं। पहला स्वयुग्मन, दैट इज ऑटोगेमी, हम दूसरे का नहीं लेंगे, हम अपने आप में पर्याप्त हैं, ये कहता है ऑटोगेमी। दूसरा है सजात पुष्पी परागण, जिसमें फूल की संख्या पेड़ में ढेर सारी होती है, जैसे कि गुलाब है, गुड़हल है, मटर है, सब जिनमें भी एक से अधिक फूल खिलते हैं। तो जरूरी थोड़ी कि ऐसा लिखा है कि भैया मैं मेरे ही फूल पे जाके गिरूंगा, ना, उस पेड़ के पास ढेर सारे फ्लावर हैं, उस पेड़ के पास ढेर सारे फ्लावर हैं, उन ढेर सारे फ्लावर्स में से एक फ्लावर का निकलेगा परागकण और दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंच जाएगा। इसे हम कहेंगे सजात पुष्पी परागण गिटोनोगेमी। क्या कहेंगे बेटा, सजात पुष्पी परागण गिटोनोगेमी। आज हिमांशी एब्सेंट है शायद बेटा, आप देख रहे होंगे तो कमेंट करना, या बाद में देखोगे तब भी कि आपने क्लास लगाई है या नहीं। मुझे सिर्फ हिमांशी दिखाई दे रही है, बाकी हिमांशी नहीं है, अनामिका नहीं है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो तीसरे नंबर पे आता है वो है पर परागण, पर निषेचन, जीनोगेमी। जीनोगेमी को एलोगेमी भी कहते हैं, जीनोगेमी को एलोगेमी भी कहते हैं। अगर आपके पास आपके गार्डन में गुलाब के 5 प्लांट लगे हैं, कितने, 5, ठीक है। अगर आपके पास मैम लीप पर है हिमांशी, ओके ठीक है सर, लीप पे है, कोई बात नहीं। चलो मैंने बोला कि अगर आपके पास जो गुलाब है उसके 5 प्लांट लगे हैं तो 5 में से एक का निकलेगा परागकण और दूसरे वाले पेड़ के वर्तिकाग्र पे जाके गिर जाएगा। 5 पेड़ में से एक पेड़ के फूल से निकला, दूसरे पेड़ के फूल पे जाके गिर गया, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पर परागण, पर निषेचन, जीनोगेमी या एलोगेमी हम इसे कहते हैं। अब इसका परिणाम है वंशागति चैप्टर, इसका परिणाम है वंशागति चैप्टर। मेंडल सर के प्रयोग जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 में, विच इज वंशागति विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वो आपको सिखाएगा कि वेरिएशन आया कैसे है। वेरिएशन मतलब क्या, वेरिएशन मतलब ये कि मम्मी पापा ने हमें जन्म दिया है, हम मम्मी पापा दोनों का मिक्स लक्षण लेके पैदा हुए, लेकिन फिर भी हम उनके जैसे हूबहू नहीं है, हम उनके जैसे हूबहू नहीं है, हम में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है। जैसे मैडम में गुस्सा बहुत आया है ना, भर भर के आया है, तो ये जो है ये क्रॉस का परिणाम है कि थोड़े बहुत लक्षण मिक्स होते हैं। अब यहाँ क्रॉस का मतलब क्या है, क्योंकि ये तो प्लांट है,
इनमें तो ये परिवर्तन होता नहीं है। तो यहाँ क्रॉस का मतलब है बेटा कि हमें दो प्रकार की फसलें चाहिए, एक वो जिसमें पैदावार ज्यादा हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो, और एक वो है आपके पास जिसमें प्लांट जो है वो जल्दी तैयार हो जाए, मतलब जो फसल 6 महीने में मिल रही थी वो 3 महीने में मिल जाए आपको। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग क्रॉस पॉलिनेशन करवाया और उस क्रॉस पॉलिनेशन से हमें अच्छी अच्छी वाली फसलें मिली हैं जो कि जल्दी और अधिक पैदावार वाली हैं। तो ये किसका परिणाम है? पर परागण का, क्रॉस पॉलिनेशन का। बट हम करवाते हैं तो वो कृत्रिम परागण होता है, लेकिन अगर प्रकृति खुद करवाए कि एक पेड़ का निकाले दूसरे पेड़ पे ले जाके गिरा दे तो वो प्राकृतिक पर परागण होता है, नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, डन, यहां तक समझ में आ गए। तो इनमें आनुवांशिक रूप से परागकण, आनुवांशिक रूप से भिन्न परागकण पहुंचते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत चेंजेस जो बीज में है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो मेनली परागण के 3 प्रकार हैं। मेनली जो परागण है बेटा उसके 3 प्रकार हैं। पहला है स्वयुग्मन ऑटोगेमी, पहला है स्वयुग्मन ऑटोगेमी, दूसरा है सजात पुष्पी, सजात पुष्पी जिसे आप कहते हो गिटोनोगेमी, गिटोनोगेमी, और तीसरा है पर परागण से हम कहेंगे सीनोगेमी या एलोगेमी, सीनोगेमी या एलोगेमी। फिर स्वपरागण में 2 टाइप के प्लांट आपको मिले, एक मिले चास्मोगेमस जो कि खिल जाते हैं उन्मील परागणी, दूसरे मिले क्लिस्टोगेमस, है ना ये। और क्लिस्टोगेम्स में आपने एग्जाम्पल लिखा वायोला, कोमोलिना, ऑक्जेलिस आदि, ये लिखा था बेटा आपने। यहाँ तक हम आ चुके, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब बढ़ जाएं आगे। देखो अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे। आगे परागण के कारक हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, कि भैया परागण की जो प्रक्रिया है, परागण की जो प्रोसेस है वो होगी किसके द्वारा? क्या वो वायु द्वारा होगी, क्या अपने आप हो जाएगी, क्या पानी द्वारा होगी, मधुमक्खी द्वारा, चमगादड़, पक्षी, इतने सारे कीट पतंगे हैं, इनके द्वारा, किसके द्वारा? तो जो करवाते हैं ये प्रक्रिया, उस आधार पे जो परागण है उसके जो कारक हैं वो 2 प्रकार के हैं। सॉरी ये क्वेश्चन आने वाला है ना। चलो, परागण के कारक जो होते हैं वो 2 प्रकार के हैं। जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वायु और जल बेटा, वायु और जल जो है ये अजैविक कारक है। परागण का कौन सा कारक है बेटा? ये अजैविक कारक, एबायोटिक फैक्टर। वायु परागण होता है, जल परागण होता है। जो वायु परागण होता है बेटा, जो वायु परागण होता है ये अधिकतम 30 वंशों तक सीमित होता है। अधिकतम कितने वंशों तक सीमित होता है? 30 वंशों तक। और ये मोस्ट ऑफ फ्लावर्स में होता है। बहुत सारे पादपों में आपको, बहुत सारी नस्लों में आपको वायु परागण देखने को मिलेगा, जिसमें वायु के माध्यम से जो परागकण हैं वो दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पे जाके गिरते हैं, हम उसे कहते हैं वायु परागण। बहुत सारे प्लांट्स, मक्का, सोयाबीन, गेहूं, ऐसे जितने भी आपको प्लांट दिखाई दे रहे हैं पृथ्वी में, ज्यादातर में आपको कौन सा परागण देखने को मिलेगा? वायु परागण। अगर हवा के माध्यम से परागण हो रहा है, अगर हवा के माध्यम से परागण हो रहा है, मक्का है, घास है, गेहूं है, ज्यादातर एक बीज पत्री जो होते हैं, जिनमें एक ही बीज पत्र होता है, उनमें कौन सा परागण होता है? वायु परागण। कि वायु एक माध्यम है जिसके माध्यम से जो परागकण है वो वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। दूसरा होता है बच्चा जल परागण। अब जल परागण की खास बात यह है कि पानी के माध्यम से परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं। अब इसमें क्या खास है? तो इसमें खास ये है बेटा कि वेलिसनेरिया है और
एक और है वेलिसनेरिया, बस दिया है, जबकि पुष्प पानी की सतह पर तैरते हैं, जोस्टेरा। वेलिसनेरिया है, जोस्टेरा है और हाइड्रिला है, जोस्टेरा है और हाइड्रिला है। इनमें जल परागण होता है। मादा पुष्प एक लंबे डंठल द्वारा पानी की सतह पर आ जाते हैं, जबकि नर पुष्प पानी की सतह पर मुक्त होकर तैरते हुए उन तक पहुंचते हैं। ठीक है। समुद्री घासें जैसे कि जोस्टेरा, इनमें भी मादा पुष्प पानी के अंदर ही डूबे रहते हैं। इन सब में जो परागण होता है बेटा वो जल परागण होता है। किस किस में? वेलिसनेरिया एक एग्जाम्पल है, वेलिसनेरिया, दूसरा है हाइड्रिला, और तीसरा है जोस्टेरा यानी कि समुद्री घास। इनमें होता है जल परागण। याद रखिएगा, अगले पेज में दिखाती हूं मैं आपको। ये देखो, ऐसे अगर कोई प्लांट ऐसा है जो पानी के अंदर डूबा हुआ है तो यहीं के यहीं परागकण यहीं के यहीं वर्तिका पहुंच जाएगा। पानी के अंदर ही है, ये पानी के अंदर है। ये जो है बेटा ये समुद्री घास है, ये जो है ये क्या है? समुद्री घास है। जबकि इसमें देखो जो कुमुदनी है वो पानी से ऊपर आ गई है। तो अब कैसे पानी के माध्यम से परागकण दूसरे के वर्तिकाग्र पे पहुंचेंगे? हाउ इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें जो फूल है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो उनमें जल द्वारा परागण हो जाएगा। लेकिन जो पानी की सतह से ऊपर आ जाएगा, पानी इसके परागकण को इसके फूल के वर्तिकाग्र तक नहीं ले जा पाएगा, उनमें जल परागण नहीं होगा। जैसे कि जलकुंभी, जैसे कि वाटर लिली, जलकुंभी को वाटर हाइसिंथ कहते हैं, जलकुंभी को वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं, इस नेम है। हाँ, इन सब में बेटा, इन सब में जल परागण नहीं होता, इन सब में जल परागण नहीं होता। इनमें होता है कीट परागण। कीट के माध्यम से इनमें क्या होता है बेटा? परागण। और ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेलिसनेरिया है, जोस्टेरा यानी कि समुद्री घास है, हाइड्रिला है, ऐसे पादपों में जल परागण वाटर पॉलिनेशन होता है। ठीक है, इनमें जल परागण होता है। परंतु जलकुंभी, वाटर लिली, जलकुंभी को वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं, इनमें जल परागण नहीं होता। इनमें केवल और केवल कीट परागण होता है। याद रखिएगा, इनमें क्या होता है बेटा? कीट परागण होता है। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है तो बढ़िया से थम्स अप कर दीजिए। इतनी मेहनत लगती है मैडम को पीपीटी बनाने में, है ना, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है मैडम को पीपीटी बनाने में, और तुम लोग ना तो लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना ही अपने दोस्तों को बताते हो कि यार सरल एकेडमी जैसे भी कोई प्लेटफॉर्म है जहां एमपी बोर्ड वाले बच्चों को बढ़िया तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट की बढ़िया तैयारी करवाई जा रही है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रमोशन आप भी कर दीजिए। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, और तुम लोगों का जो प्रचार है वो किसी भी पब्लिसिटी, किसी भी बैनर, पोस्टर जो हम प्रमोशन करते हैं, इन सब से अलग होता है। जो बच्चों का प्यार होता है ना वो सबसे हटके होता है, वो प्रमोशन की बात ही अलग होती है बेटा। इससे बच्चे डायरेक्टली हमारे दिल से कनेक्ट होते हैं, वो सीधे हमसे जुड़ते हैं, वे सीधे हमसे कनेक्ट कर पाते हैं, और उन्हें पता है अगर एक बार वो आ गए और एक बार उन्हें 2-3 दिन क्लास लगा ली तो वे फिर हमें छोड़ के नहीं जाने वाले, है ना। उन्हें हमारी आदत लग जाएगी और उन्हें समझ में आना चालू भी हो जाएगा। तो हमने पढ़ा परागण के कारक जो हैं बेटा, कारक के आधार पर जो परागण है वो 3 प्रकार का है। एक है वायु, एक है जल और एक है कीट। जो वायु और जल है बेटा वो अजैविक कारक है, वायु और जल जो है वो अजैविक कारक है। मोस्टली एक बीजपत्री, मक्का, घास, गेहूं, ज्यादातर एक बीजपत्री में जो होता है वो वायु परागण होता है। ठीक है, जिसमें वायु परागकण को वर्तिकाग्र तक ले जाने का काम करेगी। दूसरा होता है जल परागण। जल परागण में भैया जल की सतह पर फ्लावर होते हैं, सतह के अंदर ही होते हैं, तो परागकण आसानी से वर्तिकाग्र पे पहुंच जाते हैं पानी में तैरते हुए। ये जो होता है वो जल परागण। एग्जाम्पल है वेलिसनेरिया, हाइड्रिला और समुद्री घास जिसे हम कहते हैं जोस्टेरा। ठीक है, अब जल परागण भैया जलकुंभी, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ में नहीं होता, इनमें केवल कीट परागण होता है। जो पानी की सतह के अंदर हैं, पानी की सतह तक ही हैं, उनमें जल परागण होगा। जो पानी से ऊपर आ जाएंगे, बहुत ऊपर आ जाएंगे, उनमें कीट परागण होगा, उनमें जल परागण
नहीं होगा। ठीक है, अगला क्या है, सभी जलीय पौधे जल परागण नहीं करते, जैसे कि वाटर हाइसिंथ यानी कि वाटर लिली और वो जलकुंभी और वाटर लिली जो पुष्प है पानी की सतह से ऊपर होते हैं, इसलिए इनमें कीट या वायु परागण होता है। मोस्टली कीट परागण होता है, या फिर इनमें कौन सा परागण होता है बेटा, वायु परागण। ये मैंने तुम्हें बता दिया। तो पहला जो कारक है वायु है, दूसरा जो कारक है जल है, तीसरा जो कारक है कीट है। ठीक है, याद क्या रखना है, वायु परागण में एक बीजपत्री, गेहूं, घास, मक्का, ये इसके एग्जाम्पल है। जल परागण में वेलिसनेरिया, समुद्री घास, वेलिसनेरिया, समुद्री घास, जॉस्टेरा और हाइड्रिला, इनमें होता है जल परागण, इनमें जो होता है वो जल परागण होता है। अगला जो है बेटा कीट परागण। कीट परागण में हम लिखेंगे कि कीट परागण में क्या हो रहा है भैया, तो कीट परागण में हो ये रहा है कि वाटर हाइसिंथ है और भी बहुत सारे हैं, कीट परागण तो बहुत सारे में हो रहा है, लेकिन वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली इनमें ज्यादातर कीट परागण। बाकी जितने भी पादप हमारे इधर हैं है ना नॉर्मल सिचुएशन में, उन सब में मोस्टली कीट परागण, जिसमें भी मधुमक्खी जाके बैठ गई, चिड़िया जाके बैठ गई, फिर वो दूसरे फूल में जाके पहुंच गई। तो इस प्रकृति में जितने भी फ्लावर हैं लगभग सब में कीट परागण संभव है। बस क्लिस्टोगेम्स को छोड़ दो, क्लिस्टोगेम्स जो कभी नहीं खिलते उनमें कुछ नहीं होगा, वो अपने आप ही गिर जाएगा उनका परागण, है ना। तो 3 प्रकार के परागण हो गए, वायु परागण, जल परागण और कीट परागण। यहां तक आ गए बेटा। जो वायु परागण है उसे एनीमोफिली कहते हैं, वायु परागण को एनीमोफिली कहते हैं। जल परागण को हाइड्रोफिली कहते हैं। जल परागण को कहाँ दिमाग है मैडम, जल परागण को हाइड्रोफिली कहते हैं और कीट परागण को एंटोमोफिली कहते हैं। कीट परागण को एंटोमोफिली कहते हैं। तो 3 प्रकार के परागण हो गए, वायु, जल और कीट। जो वायु और जल है ये अजैविक है बेटा, ये जो है ये अजैविक कारक हैं, और जो कीट है ना ये जैविक कारक है, ये जैविक कारक है। वायु और जल अजैविक कारक है और जो कीट है वो वायु और जल कौन से कारक हैं, अजैविक कारक हैं, एबायोटिक फैक्टर हैं, और जो कीट है वो जैविक कारक है। वायु परागण को एनीमोफिली कहते हैं, जबकि एनिमल को एनीमोफिली समझोगे तुम लोग, है ना, इसीलिए मैंने ये वर्ड लिखवाया ताकि तुम्हें समझ में आए कि भैया जो वायु परागण है उस वायु परागण को एनीमोफिली कहेंगे, और जो जल परागण होगा उसे हाइड्रोफिली कहेंगे, और जो कीट परागण होगा उसे एंटोमोफिली कहेंगे। जंतु परागण को जूफिली कहेंगे। सिर्फ अगर जंतु परागण पूछेगा तो जंतु अगर करवा रहा है कोई, चमगादड़ करवा रही है, ठीक है, तो इसे जूफिली कहते हैं, जूफिली, एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली, एनीमोफिली। ये सब क्या है भैया, परागण के कारक के आधार पर परागण के प्रकार। ठीक है, चलो ये देखो, ये कीट बढ़िया से यहाँ बैठा, यहाँ इसके परागकण इसके पैर पे चिपक गए, फिर जाके ये दूसरी डाली के वर्तिकाग्र पे बैठा, बढ़िया से उसने उस परागकण को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचा दिया। तो यहाँ जो हो रहा है वो हो रहा है कीट परागण, और कीट परागण को अब भी हमने नाम दिया था एंटोमोफिली इज अ कीट परागण। ठीक है, यहाँ जो हो रहा है वो बढ़िया से कौन सा परागण हो रहा है, कीट परागण। अब एक क्वेश्चन और, स्वपरागण और पर परागण में अंतर जो आपसे पूछ सकता है इस टॉपिक से, वो है स्वपरागण और पर परागण में अंतर। तो स्वपरागण क्या है, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो ये स्वपरागण है। जब एक पुष्प के परागकण
उसी पुष्प या उसी पादप के दूसरे पुष्प पे गिरते हैं तो स्वपरागण है। लेकिन अगर एक पुष्प के परागकण दूसरी जाति के पुष्प पे, दूसरे पुष्प पे जाके गिर जाएं, लाल गुड़हल का जाके गुलाबी गुड़हल पे गिर जाए तो इसे कहेंगे परपरागण, है ना। स्वपरागण के लिए किसी बाहरी माध्यम, वायु, जल, कीट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन परपरागण के लिए इन सब की आवश्यकता होती है। स्वपरागण मुख्य रूप से द्विलिंगी पुष्पों में होगा, क्योंकि उसी का उसी में गिरना है तो ज्यादातर द्विलिंगी में होगा। जो परपरागण है ये एक लिंगी, द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्प में हो सकता है बेटा, एक लिंगी या द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्प में हो सकता है। जो स्वपरागण है, जो सेल्फ पॉलिनेशन है, ये आप लोगों को याद करना, ये सब मैं समझा चुकी हूँ, बस अंतर फॉर्मेट में इसलिए लिख दिया ताकि तुम लोग लिख लो। स्वपरागण जो है इसमें पौधे की आनुवांशिक शुद्धता बनी रहती, क्योंकि उसी पौधे का उसी पुष्प पे गिरेगा तो कोई दूसरी मिलावट हो रही क्या, नहीं, तो यहाँ आनुवांशिक शुद्धता बनी रहती है, इसलिए लक्षण नहीं बदलते। लेकिन परपरागण में चूंकि नए नए क्या बोलते से परागकण किसी दूसरे वर्तिकाग्र पे गिरे, कुछ नया बना है, तो यहाँ आनुवांशिक विविधता आ सकती है, कुछ नया बन सकता है। स्वपरागण में बीज संख्या में कम होते हैं और कमजोर भी होते हैं। परपरागण में बीज संख्या में अधिक होते हैं, बड़े होते हैं, स्वस्थ होते हैं और अच्छी किस्म के होते हैं। ठीक है। स्वपरागण के लिए फूलों को रंगीन, चमकदार, मकरंद युक्त होना जरूरी नहीं है, लेकिन परपरागण चूंकि ज्यादातर कीट से होता है, इसलिए कीट जो है इन्हें फूल के रंग, उनकी खुशबू, उनके मकरंद, यही सब चीजें आकर्षित करती हैं। तो ये आप लोगों को लिखना है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आप लोगों को लिखना है। यहाँ जो इमेज आपको दिखाई जा रही है तो इसमें कीट परागण हो रहा है। इसमें कौन सा परागण हो रहा है बेटा, कीट परागण बखूबी दिखाया गया है। यहाँ जो परागण आपको दिखाया गया है वो कौन सा परागण है, कीट परागण। और जो हम लिख आ रहे हैं वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब है परागण, ठीक है। तो यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है वो है कीट परागण, जिसमें बढ़िया से एक पुष्प के परागकण को कीट दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे ले जाके छोड़ रहा है। ठीक है। कितने सुंदर सुंदर फूल मैडम उठा के लेके आई, इसमें भी परागण, इसमें भी, सारे फूलों में इसके परागकण इस पे जाके गिर जाए, सेम है ये किसका है, सेम का है। सेम में स्वपरागण ज्यादातर होता है ना। कुछ और रह गया है क्या, बस खत्म। तो आज हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़िया बढ़िया इमेजेस के साथ जो डिस्कस किया है वो है बेटा परागण। परागण मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। परागण मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, स्वपरागण, सजात पुष्पी परागण और परपरागण। और परागण के कारकों के आधार पे भी परागण के तीन प्रकार हैं। पहला है वायु परागण, जिसे हम कहते हैं एनिमोफिली, फिर है जल परागण हाइड्रोफिली, और तीसरा है कीट परागण विच इज एंटोमोफिली। फिर स्वपरागण में तुमने दो टाइप के फ्लावर देखे थे, एक चास्मोगेमस, एक क्लिस्टोगेमस। चास्मोगेमस जो खिल जाते हैं, क्लिस्टोगेमस जो कभी नहीं खिलते। क्लिस्टोगेमस में वायोला और कोमेलिना और क्या बोलते से ऑक्जेलिस, ये सब क्लिस्टोगेमस के उदाहरण थे। फिर मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बताई कि बेटा जो जल परागण है वो मोस्टली वैलिसनेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा, समुद्री घास, इन सब में होता है। लेकिन जलकुंभी, वाटर लिली, जल जल वाले जो शब्द उनमें जल परागण नहीं होता, उनमें या तो कीट या वायु परागण होता है। तो यहाँ पर आकर, यहाँ पर पहुंचकर हमारी जो क्लास है वो होती है समाप्त। अब हमारा जो टॉपिक चालू होगा इस चैप्टर में, यहाँ से भर भर के 2 नंबर के क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। प्लीज डोंट स्किप। अगर आप लोग स्किप करोगे तो चीजें बाउंस बैक हो जाएंगी, समझ में कुछ नहीं आएगा, है ना। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है पढ़ने में, अगर आपको मजा आ रहा है, अगर आपको चीजें बढ़िया लग रही हैं, तो अगर आपको चाहिए कि आप रेगुलरली हमसे जुड़ना चाहते हैं, पूरा साल प्रैक्टिस आपको करनी है, बढ़िया से तैयारी करनी है, और आप नोट्स नहीं बना पा रहे, समझ तो ले रहे हो, नोट्स की दिक्कत जा रही है, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि थोड़ी ही दिन में बेटा ये सब चीजें पेड होने वाली हैं, है ना। अब थोड़े दिन क्या, अब हमने कर दिया, अब ये जो क्लास है ये सिर्फ उन बच्चों को दिखाई देगी जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो जिन लोगों ने पेड बैच का सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, जिन लोगों ने पे आउट किया है ना। तो ये फाइनल इंफॉर्मेशन है आपके लिए, 2-3 दिन पकाएंगे हम थोड़ा सा, ठीक है।
2-3 दिन थोड़ी सी परेशानी आपको होगी, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। क्या कीजिए? सपोर्ट, है ना। क्या, देखो आप सभी को पता है कि बहुत सारे खर्चे होते हैं लोगों के। जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रही हूं तो यहाँ पे बिजली का बिल लगना है, जो लैपटॉप है अपना वो इंटरनेट खाता है, डिजिटल बोर्ड में भी बहुत सारा इन्वेस्ट कर दिया है हमने। अब ये सारा इन्वेस्टमेंट अगर रिकवर करना है तो थोड़ा तो करना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब से अभी हमारी कोई इनकम नहीं। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि फ्री की चीजों की कोई वैल्यू करता ही नहीं है भैया। फ्री में भंडारे का प्रसाद बट रहा होता है, हर कोई आने को आके देखता है, लेता है, स्वाद अच्छा मिला तो खाया, नहीं मिला तो छोड़ के चला जाता है, और हर कोई नहीं खाता। हमारे जैसे लोग तो नहीं खाते जब तक उसका पैसा ना दे, है ना। तो मैं आपकी भावनाएं समझ सकती हूँ कि फ्री अगर है तो तुम लोग स्किप करोगे, तुम लोग भागोगे। आज क्लास लगाई, कल नहीं लगाई, कल लगाया, परसों नहीं लगाई, एक हफ्ते तक फिर गोल मार दिया, फिर लगाने। ऐसे नई तैयारी होती है बेटा। आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन के साथ तैयारी करनी पड़ेगी, और अगर डिसिप्लिन लाना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, है ना। ठीक है, अगर आप लोग पे करोगे, अगर आप लोग बैच लोगे तो आप थोड़े से सीरियस हो जाओगे, आप सीरियसली बढ़िया से पढ़ाई करोगे। अभी मैंने इतनी देर तक पढ़ाया, जो हमारे पेड बच्चे हैं उनने बढ़िया से क्लास लगाई, बट बाकी बच्चे जो होते हैं वो नहीं आते, उन्हें मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्होंने पे नहीं किया। वहीं अगर हम कोचिंग का फीस पेड करते हैं, वहीं अगर हम उस चीज का पे करते हैं तो हम उस चीज की वैल्यू करते हैं ना, उस चीज की कदर करते हैं। फिर तुम लोग डिसिप्लिन से रेगुलर आना चालू हो जाओगे, बढ़िया से अपनी कॉपी तैयार करके नोट्स बनाने चालू कर दोगे। जहां दिक्कत आएगी, हमने आपको टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स दे के रखे हैं, आप उससे हेल्प ले सकते हो। टॉपर्स के नोट्स आपके इसलिए नहीं है कि आप निकालो जेरॉक्स कॉपी और रख लो, ऐसे नहीं, उन नोट्स की हेल्प लो। हम जो पढ़ा रहे हैं वो जो नोट्स हैं दोनों का मिला के अपने नए नए वर्जन में नोट्स बनाओ, जो हम बनवा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ बेटा आपको वीकली जैसे ही चैप्टर खत्म होगा हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी करवाएंगे, और साथ ही टेस्ट भी, हम टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जिसमें हम बढ़िया से क्विज डालेंगे। लिंक आपको मिल जाएगी ग्रुप में, जो अपन टेलीग्राम ग्रुप बना के रखे हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, चैनल बना हुआ है एक्चुअली व्हाट्सएप पे, वहां लिंक डाल दी जाएगी, आप वहां से तैयारी कर सकते हो। तो दे आर लॉट्स ऑफ वे। कुछ लोग सोचते हैं कि भैया अगर वो नहीं है, क्या नहीं है, वो एक ऐप नहीं है। बेटा ऐप सबसे सरपकाऊ चीज है। क्या क्या देखोगे, 10 घंटे उसको खोल के और फिर समझने में लग जाते हैं, और बहुत डेटा खाता है ऐप। इस वजह से हमने, चूंकि आप लोग हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो और बेसिकली ज्यादातर बच्चों का बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता कि वो इतना ज्यादा नेट खर्च कर सके। 3 क्लास आपको लगानी है तो नेट भी तो बचाना है, इसीलिए ऐप पे नहीं कर रहे, नहीं तो हम ऐप पे ही लॉन्च करते। आपको यूट्यूब पे ही ऐप जैसी पढ़ाई मिलेगी, ऐप से अच्छी मिलेगी। तो अगर आप लोग रेगुलर बेस पे हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अभी ले लो। 759 का ऑफर 399 का हो गया, अब ये 999 वाला 1499 का हो जाएगा। धीरे धीरे करके वैल्यू इंक्रीज बढ़ेगी, ठीक है, डिक्रीज नहीं होगी। तो जल्दी से ऑफर का लाभ उठाएं, जुड़े हमारे साथ, बेहतरीन तरीके से अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तैयारी को और भी अच्छा करें। और साथ में फ्री में आपको मिलने वाला है यहाँ पे इंग्लिश का भी कॉम्बो, है ना। आपको यहाँ इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 4 सब्जेक्ट हैं आपके, उनकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो फटाफट से फोन उठाइए, नंबर आपको सामने दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज कीजिए, और इंक्वायरी जो भी करनी हो आप वहां पे बात कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी वहां मिल जाएगी बेटा। नाउ माई क्लास इज ओवर, है ना। विदा लेते हैं आपसे। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। आज की तीनों ही क्लासेस बेहतरीन हो गई, फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री और अभी बायोलॉजी हमने जस्ट खत्म किया है। कोई डाउट अगर रह जाए तो आप लोग पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। नाउ बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।